+2 लेवल की करने के बाद आपको करना क्या है, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने जितने आप कर सको, जो एसएससी में आए हैं, एसएससी सीजीएल में आए हैं, सीपीओ में आए हैं, जेई में आए हैं। एडवांस मैथ्स के कुछ हिस्से जो इंपॉर्टेंट हैं देखे जा सकते हैं क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। का मेन काम तो वही होगा जो टेक्निकल रिलेटेड होगा, तो आपकी इंग्लिश, जनरल साइंस, एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये जरूरी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में गाइस। तो डीआरडीओ सितंबर 11 2025 की यहाँ पे ताबड़तोड़ वैकेंसी आ चुकी है। सिविल की तो वैकेंसी सर सबसे कम है। यहाँ पे सबसे पहले बाजी मारते कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल। तो आज गाइस मैं, लॉरेंस सर, कुशल सर, यशिका मैम, आप कहें सर कुशल सर, यशिका मैम का है। तो जब भी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लोगों की क्लास चल रही है, तो पहले मैं और लॉरेंस सर यहाँ पे जो टीयर 2 है इसके ऊपर बात करेंगे, देन यशिका मैम और कुशल सर आपको होस्ट करेंगे और सीबीटी 1 के लिए वो आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं गाइस, यहाँ पे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 यानी कि आपका T1 और T2 दो यहाँ पे एग्जाम होने, लाइक आरआरबी जेई जो T1 एग्जाम है यहाँ पे आपका ये प्योर नॉन टेक्निकल है, तो नॉन टेक्निकल आपको यहाँ पे हैंडल करेगी और आपको अच्छे से गाइड करेगी किस तरीके से एग्जाम को यहाँ पे क्वालिफाई करना है। मैं और आपके प्यारे एलजी सर यहाँ पे सीबीटी 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि तैयारी जो है आपकी अलग अलग नहीं होती, बाइफरकेट करके नहीं होती, हमेशा कंबाइंड वे में ही होती है। क्योंकि T1 के बाद में आपका जो सीबीटी 2 होगा यहाँ पे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है। सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर आप बच्चे देखोगे कि डीआरडीओ सितंबर 1 जो 11 है उसकी वैकेंसीज इस बार कंपैरेटिवली पिछले बार से कम है ना। तो पर पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार किस तरह का पैटर्न है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए बात करेंगे हम लोग। अगर आप भी डीआरडी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न, वो सारी बात करते हैं। तो सर एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा बता देता हूं आपको सिलेक्शन प्रोसेस। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी द सिलेक्शन कंसीडर, यहाँ पे दो होंगे, एक होगा स्क्रीनिंग टीयर 1 का एग्जाम और फिर एक फाइनल सिलेक्शन के लिए टीयर 2 का एग्जाम। टीयर 1 टीयर 2 दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, कंप्यूटर पे होते हैं, आपको पता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम सीधे बात करें तो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बता देता हूं। तो स्क्रीनिंग के लिए आपको 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के, 2 घंटे में करने हैं। इसमें आपको अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन है और जनरल इंटेलिजेंस के 40 क्वेश्चन है। यानी कि ये 150 क्वेश्चन केवल स्क्रीनिंग के लिए हैं। आपको क्या करना है कि सीबीटी 1 अगर आपको कैसे निकालना है तो अभी आपको कुशल सर और याशिका मैम ये चीज बताएंगे। सर एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, बहुत सारे बच्चे जनरल अवेयरनेस को लेके कंफ्यूजन थे। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे कहीं लिखा है कि जनरल अवेयरनेस नहीं, कहीं नहीं लिखा है ना, जनरल साइंस लिखा है। और मेरे हिसाब से सर एक अच्छी चीज है यहाँ पे ना कि बाबर कब आया था, यहाँ पे से कोई लेना देना भी नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ जनरल अवेयरनेस नहीं रहता है, अवेयरनेस से आप सॉरी जनरल साइंस से क्वेश्चन यहाँ पे आपको इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पे जो जीएस वाला पोर्शन एक अच्छी चीज है ना, तो वो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया सर। तो ये जरूरी भी है क्योंकि डीआरडीओ को कोई नीड भी नहीं है कि आपको क्या मतलब है, दुनिया में क्या चल रहा है ना। आपका मेन काम तो वही होगा जो टेक्निकल रिलेटेड होगा, तो आपकी इंग्लिश, जनरल साइंस, एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये जरूरी है। अगर आप इसमें क्वालिफाई करें तो यहां पे आपको सीबीटी 2 होगा आपका, जिसको आप कहते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए। इसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है जो कि 20 मिनट का होगा और इसके अलावा टेस्ट स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट फॉर पोस्ट कोड। ये है आपका टेक्निकल का पेपर जो 120 क्वेश्चन है, 120 2 घंटे का, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। बिल्कुल सर, यहाँ पे पर्सनली टेस्ट है ना, आप घबरा मत जाना। देखो साफ साफ लिखा है कि पर्सनली टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर हिज हर सिलेक्शन फॉर द मेरिट लिस्ट, है ना। तो ये बस रख दिया गया है, आपकी फाइनल सिलेक्शन में यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो डोंट बॉदर। बिल्कुल सर, स्टार भी लगाया हुआ है इसके लिए, स्टार लगा हुआ है। सर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये तो कुशल सर और यशिका मैम डिस्कस करेंगे। सर यहाँ पे बाइफरकेट तैयारी की बात नहीं करेंगे, हम लोग कंबाइंड वे में तैयारी करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते गए, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो कि डीआरडीओ ने दे रखा है। तो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल यानी कि मटेरियल साइंस यहाँ पे रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सर बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्रॉइंग एक थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है यहाँ पे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वही है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया और पावर इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, बाकी पूरा आपके साथ में सेम है। तो आप देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर भी यहाँ पे ऐड है और रिलेवेंट टॉपिक यहाँ पे दे रखे। तो माइक्रो प्रोसेसर और ड्राइंग ये यहाँ से नए सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जैसे मैं बात करूं मशीन और पावर सिस्टम अपने सब्जेक्ट की, तो दोस्तों कुछ भी आपको नया नहीं करना है। लाइक एसएससी जेई से भी बिलो लेवल रहता है, यहाँ पे सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है। न्यूमेरिक इसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिक आते हैं मशीन पावर सिस्टम में, वो बहुत ही लो लेवल के आते हैं ना, बाकी ब्रांचेस के लिए भी सेम ही है। तो बहुत ज्यादा आपको एडवांस लेवल पे नहीं जाना है। तो जितने भी आपके
एसएससी जेई के नीचे के एग्जाम हो गया हमारे पास में ना, वहां पे जेई लेवल के आपको जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीएसयू के आईओसीएल हो गया, एनएचपीसी हो गया ना, इन सब के आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, और ज्यादा से ज्यादा जो थ्योरी वाला पार्ट है, इस थ्योरी वाले पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चाहे आप मैकेनिकल से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर इलेक्ट्रिकल से। जो बेसिक जो फंडामेंटल चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें, यानी कि जो बेसिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, उनके ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सर बच्चे थोड़े से इस टॉपिक को लेके कंफ्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो इसमें क्या करना चाहिए? बेटा अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है आपको, है ना। तो यहाँ पे आपको केवल ईएमएफटी कहते हैं इसको जनरली, तो आप यहाँ पे ईएमएफटी जो देखोगे वही चीज यहाँ पे रिलेटेड होगा, वो चीज करनी है आपको। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में आपको बता देता हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं, आप डिप्लोमा में भी पढ़ते हैं इसको, तो वही चीज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके अलावा आपको सर्किट एनालिसिस बहुत अच्छे से आपको पता है कौन सा सब्जेक्ट होता है ना। नेटवर्क थ्योरी कह लेते हैं इसको, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कह लेते हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, मशीन है, पावर इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है और माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसमें आपको जो मेन फोकस जो आपके लिए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होंगे वो केवल और केवल क्या होंगे, आपके लिए ड्राइंग होगा जो आपको मेहनत करनी है, और माइक्रो प्रोसेसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए एक बहुत महान वैकेंसी कहते हैं, कहेंगे इसको, क्योंकि आरआरबी के बाद अगर बच्चा जो सोच रहा था, जो डिमोटिवेट हो गया था कि सर अब लाइफ में क्या है, तो उनके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है डीआरडीओ की, ठीक है। और डीआरडीओ एक बहुत अच्छे से वैकेंसी निकालता है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आप अच्छी मेहनत करोगे तो एक अच्छा आपको एक अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। पर इसके लिए आपकी पढ़ाई थोड़ी सी हाई लेवल हो जाएगी। आप देखोगे अप्लाइड मैथमेटिक्स, गणित भी आएगा, और बिना गणित के इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चल सकता। साथ में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्जेक्ट के नाम ऐसे बता रहा हूं जिनसे आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, भाई रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग भी आएगी। ये एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों के लिए होता है ये सब्जेक्ट। इलेक्ट्रिकल से सर बड़ा सिलेबस दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल यहाँ पे है ही है। और अगर आप देखोगे तो बड़े सिलेबस के साथ लेवल भी एडवांस वाला है, यानी कि आरएफ और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है, इसके अलावा कहीं नहीं आता। तो वो भी आपको यहाँ पढ़ना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट पढ़ना है, ये भी आपका क्या है ना। यहाँ कंपोनेंट है और यहाँ डिवाइसेस, यानी कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, और वही डिवाइसेस के और उनके सर्किट्स की एनालिसिस होनी चाहिए, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, माइक्रो प्रोसेसर और उससे रिलेटेड जितनी डिवाइसेस हैं वो आनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट आना चाहिए, प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। सिमिलर इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस है। कंट्रोल सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी आप देखोगे तो सारे कम्युनिकेशन के पार्ट है ना। और अगर आपको पता होगा तो आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई जो आपके एडवांस लेवल के सब्जेक्ट हैं, जितने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट हैं, वो सारे जोड़ दिए हैं उन्होंने। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम एंड रिलेवेंट टॉपिक, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के जितने भी हाई लेवल के सब्जेक्ट होते हैं वो सारे ये पूछेंगे। और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ये सिलेबस अप्रोक्सीमेटली इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस है। तो लेवल सिलेबस का बहुत हैवी है। क्वेश्चन वही आएंगे जो सर ने कहा, लेवल इतना हाई नहीं होगा, पर हाँ हर सब्जेक्ट के बारे में आपको एक अच्छे लेवल से पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट सर हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आप देख सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपका कैड कैम दे रखा है, सॉलिड मैकेनिज्म और मशीन डिजाइन दे रखा है आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, थर्मल, हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। सेम यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स, अच्छा देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में देख रखी है अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको दे रखा है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ पर भी दे रखा है, कैड कैम, सॉलिड मैकेनिक्स और सॉरी गाइज यहाँ पे गलती से मेरे से क्वेश्चन जो है सिलेबस दूसरा लग गया, इसके लिए वी आर अपोलॉजीज। ये सिलेबस मैकेनिकल का ही है ना, नॉट फॉर सीएसई, तो इसको सर हटा लेते हैं, या फिर आप इसको डिस्कार्ड कर लीजिएगा ना। ये सिलेबस जो है इसके लिए मैं अलग से शॉर्ट बना दूंगा कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, भी अपोलॉजीज। यहाँ पे जो सिलेबस है मैकेनिकल का ही लग चुका है ना। वैसे हालांकि यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, टेलीग्राम पे भी हम लोगों ने शेयर कर रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं सिलेबस को, ठीक है।
तो और यहाँ पे अब हम बात करते हैं स्टडी के बारे में। देखिए कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको यहाँ पे एंटायर जर्नी में थॉरोली आपको हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं कहूंगा फाइंड योर आइडियल स्टडी इन्वायरमेंट, है ना। ऐसा मत कीजिएगा कि आप यहाँ पे ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे ब्लैक बॉक्स आपके आसपास है और आप इस तरीके से जो तैयारी कर रहे हो कि यहाँ पे ना अब मतलब खुद को डिमोटिवेट करते जा रहे हो। तो ऐसा मत करिएगा। एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, है ना, एक अच्छा इन्वायरमेंट एक हेल्दी माइंड का क्या माना जाता है, क्रिएशन माना जाता है। तो एक अच्छे इन्वायरमेंट, एक अच्छे दोस्तों के बीच में माहौल में रह के पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। बिल्कुल सर, मैं बता भी दूं आप लोगों को, अगर आपने लाइफ में देखा हो कभी, तो बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि कभी आप किसी है ना किसी है ना जहाँ पे यूं कहूं मैं कि है ना बहुत खराब हो रखा हो कहीं, तो हम देख के अपने आप ही दुखी हो जाते हैं उस चीज को, है ना। एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट का बहुत इंपैक्ट आता है। अगर आप किसी पागल को देखोगे वो जो हंस रहा है पागलों की तरह गिर गिर के हंस रहा है, आपका उसने कुछ किया नहीं है पर आपको उसे देख के हंसी आ जाएगी, है ना, एक खुशी आ जाएगी, क्या पागल आदमी है। तो एनवायरमेंट आपके माइंड को कितना बदल सकता है ये बहुत मैटर करता है। और इसके लिए आपको बस ये समझना है कि हमें हमेशा जब भी हम पढ़ाई करते हैं हमारा जो सर्कल है वो हमेशा मोटिवेटिंग लोगों के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग आज कहो कि डीआरडीओ की प्रिपरेशन कर रहा हूं, साथ वाले कह रहे हैं तेरा होगा सिलेक्शन, तू कर पाएगा, हाँ किसी का नहीं होता। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले दूर रहो, क्योंकि लिटरली इन लोगों का किसी का कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपसे ये कहें कि डीआरडीओ कर, बहुत ही अच्छी कंपनी है ना, होगा, आराम से होता है, बहुत सिंपल एग्जाम है। इस तरह की जो बातें करते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं लाइफ में। तो हमेशा अपना एनवायरनमेंट हर स्टडी के लिए ये रखना चाहिए। बिल्कुल। देन यहाँ पे यूटिलाइज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, है ना, आपको प्रॉपर नोट्स फॉलो करना है ना, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं तो डीआरडीओ के जो बैच है गाइस सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए आ चुके हैं बहुत ही लो कॉस्ट पे। आप पीडब्ल्यू ऐप पे जाइए, वहां पे जाके इनरोल कर सकते हैं। तो वहां पे सारे फैकल्टीज आपको टेक्निक्स बताएंगे। वेदर आप अगर सेल्फ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग, है ना, टूल एंड टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रिलीवेंट जो मटेरियल है उसी से आप पढ़े। यहाँ पे स्टे पॉजिटिव एंड मैनेज स्ट्रेस। आपको हर दूसरे चौथे दिन लगेगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन वहां पे आपको फिर से उठना है और फिर से आगे चलना है, क्योंकि दुनिया के किसी न किसी कोने में बैठ गए, मतलब दुनिया बोले तो इंडिया, वहां पे डीआरडीओ सेप्टेम के लिए जहां से आप बंद कर रहे होंगे वहां से वो स्टडी तैयारी कर रहा होगा। इसके बाद में गाइस यहाँ पे सीख सपोर्ट। आप यहाँ पे जो अपना सपोर्ट है, फ्रेंड्स हो गया, फैमिली हो गया, इसे सपोर्ट लेके रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना, जैसे मान लो एक दिया है, आंधी तूफान चल रहा है तो वो बुझते 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 चला तो जाएगा, लेकिन उसके आसपास अगर हाथ रख दिया जाए तो बहुत इजीली ट्रैवल कर सकता है वो, राइट। इसके बाद गाइस अपने आप को रिवॉर्ड जरूर करते रहिए कि हाँ, मतलब एक खुशी होती है ना, सेल्फ खुशी, यानी कि खुद की हैप्पीनेस की आज मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, आज मैंने यहाँ पे जो टेस्ट है इसमें बहुत अच्छे जो मार्क्स है वो अवॉर्ड किए। इससे क्या होगा, आपके पास में जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। देन हम बात करें सेट क्लियर गोल्स। गोल्स आपका डीआरडीओ है ही सही। क्रिएट स्टडी शेड्यूल, है ना, स्टडी शेड्यूल। देखो आपको यहाँ पे रिलीवेंट स्टडी शेड्यूल क्रिएट करना है। ऐसा मत करना कि आप पहले दिन से 10 घंटे पढ़ने लग जाए, नहीं ना, किसी भी चीज को लीनियरली धीरे धीरे बढ़ाएगा। अदरवाइज आप देखते हैं ना कि मशीन में भी सैचुरेशन आ जाता है, और सैचुरेशन के बाद में आप इनपुट कितना भी दीजिए, आउटपुट आपका डिक्लाइन ही होगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो आप धीरे धीरे चीजों को ग्राफ जो है उसको इंक्रीज कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने बात कर लिए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा हार्डल है सीबीटी 1 यानी कि T1 का यहाँ पे, तो जो कि प्योर नॉन टेक्निकल है। तो हम लोग कुशल सर के पास चलते हैं सर, और वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि यहाँ पे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, और यशिका मैम आपको बताएंगे जनरल साइंस वगैरह में किस तरीके से आपको डील करना है। तो कुशल सर, ओवर टू यू। तो अगर हम बात करें सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग, तो टेस्ट कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए जो टेस्ट है वो कॉमन होगा, जहां पे आपको जनरल साइंस के 40 सवाल मिलेंगे। जनरल साइंस के आपको 40 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जनरल मैथ्स आप कह सकते हैं, जहां से आपको 40 सवाल मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस, अच्छा वेटेज है। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो अगर हम देखें कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जनरल मैथ्स किन किन टॉपिक से आ सकते हैं क्वेश्चंस, 2022 में जो पेपर हुआ था डीआरडीओ का, तो रेशियो, एजेस, टाइम एंड वर्क, हूबहू वही सारी चीजें हैं जो मैथ में आपने 10वीं तक की पढ़ाई की है। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको कहते हैं, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। एडवांस मैथ्स के कुछ हिस्से जो इंपॉर्टेंट हैं देखे जा सकते हैं क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ये जो 40 क्वेश्चंस हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड, जनरल मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
इन जगहों से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, और ये पूरी 10वीं तक की जो मैथ्स होगी। ओके, अगर हम रीजनिंग की बात करें जो डीआरडीओ में आपको देखने को मिल सकता है, तो हूबहू वही रीजनिंग है यदि आपने एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, डीडीए, जेई ऐसे ऐसे एग्जामिनेशंस दिए हैं जूनियर इंजीनियर्स वाले, या फिर आपने सीजीएल, सीपीओ ऐसे कोई भी एग्जामिनेशन दिए हैं, रेलवे, एसएससी वाले। वर्बल, नॉन वर्बल पार्ट, नॉन वर्बल फिगर बेस्ड रीजनिंग होती है जिसमें मिरर, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, एमेंडेड फिगर, मिसिंग पार्ट, इनकम्प्लीट फिगर, ये सारी चीजें। वर्बल में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल से क्वेश्चन मिल सकते हैं, रैंकिंग, वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब डाइस, डिसीजन मेकिंग एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो ये पूरा हिस्सा है जहां से आपको 40 क्वेश्चंस के 40 नंबर के क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। रीजनिंग का पार्ट ये रहा। तो ओवरऑल आपको मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे एक ठीक काम करना होगा, और ठीक ठाक काम करने से आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं यहां से, क्योंकि यहां पे गलतियों की संभावना नहीं है, कैलकुलेशंस हैं। अगर आपने गलत कैलकुलेशंस किए तो ऑब्वियस सी चीज है कि आप सही आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे, और शायद वो ऑप्शन में भी आपको देखने को ना मिले। ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, तो हाय एवरीवन, जनरल साइंस की भी स्ट्रैटेजी अब डिस्कस कर लेते हैं। आप सबको ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी पता लग गई है। तो डीआरडीओ में अगर आप देखोगे, जो जनरल साइंस है हमारी वो 40 मार्क्स की है। ये बहुत बड़ा वेटेज है बच्चा। इसमें अगर आप टायर 1 में जनरल साइंस को बढ़िया तरीके से कर लो तो आप 40 मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हो। अब ये 40 मार्क्स को स्कोर करने के लिए आपको करना क्या है, इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चा, जनरल साइंस में आता क्या है, यानी कि इसमें जनरल साइंस आएगी कैसे। जैसे आपने बाकी एग्जाम्स में प्रिपरेशन की है, मतलब एक फिजिक्स आती है आपकी, ठीक है, केमिस्ट्री आती है इसमें, राइट, आपको बायो करनी है, और साथ में आपको इन्वायरमेंट भी करनी है। इन्वायरमेंट को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट के भी एक आधे क्वेश्चन जो है आपके आ जाते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट किस लेवल की करनी है, +2 लेवल तक की आपको करनी है। +2 लेवल तक के अगर आप कर लोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आप टैकल कर पाओगे। सेकेंडली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट में अगर मैं बात करूं, +2 लेवल की करने के बाद आपको करना क्या है, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने, जितने आप कर सको। जो एसएससी में आए हैं, एसएससी सीजीएल में आए हैं, सीपीओ में आए हैं, जेई में आए हैं, जितने भी एसएससी एग्जाम्स लेता है उसके सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो। अगर आपने इतना कर लिया तो आप 40 मार्क्स में से आराम से 35 to 38 ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करें तो इसको जो आपकी इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एक बढ़िया तरीके से थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद जो है जनरल साइंस के साथ साथ आप एमसीक्यूज करो। आपको ये ट्राई करना है कि आप डेली कम से कम 40 से 50 एमसीक्यूज जनरल साइंस के सॉल्व करने ही करने हैं अपनी इस तैयारी में। ऐसा नहीं करना कि आपने सिलेबस पढ़ लिया है सारा, फिर उसके बाद आप जाके एमसीक्यूज कर रहे हो। नो बच्चा, डेली करो। हर रोज आपको 40 से 50 क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, डेली रिवाइज करने हैं। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना है आपको, जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस है वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप करो, नॉर्मल लेवल के भी करो, जो है दूसरे लेवल के भी करो, थोड़े स्टेटमेंट वाइज भी करो, ताकि स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको आता हो, आप उसको छोड़ के ना हो। कुछ चैप्टर्स जनरल साइंस में ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमें रट्टा मारने की जरूरत होती है, जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, साइंटिफिक जो आपकी इन्वेंशंस होती हैं, इन चीज़ों को भी आप करके चलना, क्योंकि इनका भी आपको 1-2 क्वेश्चंस आराम से देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर जनरल साइंस में एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। तो आप डीआरडीओ में जा रहे हो तो आप सोचो कि आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन बेस्ड वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि डीआरडीओ में साइंस का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे साइंस आपके बेस जो है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डीआरडीओ के अगर कोई और भी पेपर्स हुए वहां पर जनरल साइंस पूछी गई है, उनके एक आधे क्वेश्चंस देख लो। एक और चीज मैं रिकमेंड करूंगी, यूपीएससी सीरियस के ना बच्चा क्वेश्चंस कर लेना डीआरडीओ के लिए, यूपीएससी सीरियस लेवल के, क्योंकि सीरियस में जनरल साइंस बहुत अच्छी आती है। तो न्यूमेरिकल्स भी आपको आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। जैसे लेंसेज के, वर्क एंड पावर एनर्जी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको जनरल साइंस में पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो भी रिवाइज करना होगा। इवन ही हमारा जनरल साइंस का प्रॉपर कोर्स भी है,
डीआरडीओ में आपको मेरा प्रॉपर सारी मिलेगा भी, जनरल साइंस का पूरी क्लासेस मिलेंगी, अगर आप वो भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको जो आज की स्ट्रैटेजी है हमारी बढ़िया लगी होगी। सबसे पहले आपको आइडियल अपना स्टडी इन्वायरमेंट एक तरीके से क्रिएट कर लो, आप अपनी इफेक्टिव स्टडी जो है स्टार्ट करो, शेड्यूल बनाओ, प्रैक्टिस करो एज मैनी एमसीक्यूज एज यू कैन। ठीक है, और साथ में ध्यान रखो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आने हैं, यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि 40 मार्क्स जो होते हैं ना बच्चा, वो कम नहीं होते। मैं एक और स्ट्रैटेजी आपके लिए प्रिपेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी हम कवर अप करेंगे। राइट, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। सो आई होप आज का सेशन आपको बढ़िया लगा हो। टेक केयर।